हरियाणा एच टी ए टी का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर को 2019 को, तो पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? इसका होगा चौथा। योग हो जाएगा जोड़, व्यवकलन घटाओ का विलोम होता है, कहने का तात्पर्य है। अगला है अधिगम है, तो अधिगम क्या है? व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। अगला है कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरीकरण या आभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। तो पहला हो जाएगा पूर्व परंपरागत। बालक की विवेचना या कह सकते हैं तर्क तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान या कह सकते हैं अंतर्बोध पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा वाला, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज जो होती है वो 7 से सॉरी देखिए, संवेदी गामक होती है 0 से 2 या कह सकते हैं जन्म से 2, और ये होती है 2 से 7। और मूर्त संक्रियात्मक होती है 7 से 11, और औपचारिक या अमूर्त ये होती है 11 से 15। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण या पद वांछनीय नहीं है? तो तीसरा, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? तो चिंतन और भाषा असंबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम नियम थांडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? देखिए, मुख्य नियम में 2 नियम थे, 3 नियम थे, और इसमें था तत्परता के नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, लेकिन दूसरा नहीं था, बहु अनुक्रिया का नियम। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। अगला है, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? तो चौथा हो जाएगा व्यवहारिक कौशल। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? तो दूसरा हो जाएगा अन्वेषण या कह सकते हैं खोज। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन का उदाहरण नहीं है? तो प्रशंसा। बहुबुद्धि या मन के फ्रेम ढांचे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो हार्वर्ड गार्डनर। सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो तीसरा वाला, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना कौशल सृजनात्मक के विकास में बाधा पहुंचाती है? तो तीसरा हो जाएगा शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अनियंत्रित करना। एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है, प्रायः दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद के भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है? तो अंतःक्रियावादी। बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? तो प्राधिकारिक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त या उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है? तो चौथा हो जाएगा वार्तालाप। अधिगमकर्ताओं के सत्ता और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है संकलित
या योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है। अधिगम या अयोग्यता या निर्योग्यता उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है तो यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? तो दूसरा हो जाएगा यह आनुवंशिकी है। आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अधिगम के सामाजिक निर्मितिवादी या उपागम की विशेषता है। तो तीसरा हो जाएगा अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना। समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित या समान कक्षा में शिक्षित करना। तो दूसरा हो जाएगा अधिकांश समय के लिए। चौमस्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं। तो भाषा अर्जन साधन निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता या गुण व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो पृथक गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है। तो पहला हो जाएगा समस्या समाधान अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? तो आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। एक बालक जो किसी एक विशेषता या लक्षण जैसे दुश्चिंतता या सामाजिकता में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में इसी तरह का रहता है, यह कथन निम्न के महत्व को बल देता है। तो आनुवंशिकी के विकास के पक्ष या क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? तो समग्रता और साकल्यता या संपूर्णता से। देखिए अगला है वाइगोस्की के अनुसार वह कार्य या कृत्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है। तो आसन्न विकास क्षेत्र कहलाता है। देखिएगा इसका हो जाएगा इसके फोल्डिंग पाण या ढांचा जो आता है वाइगोस्की के अनुसार ही आता है। संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप से प्रकट होती है? तो संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा परावर्तित नहीं कर सकते हैं। समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? तो उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। ये हिंदी के क्वेश्चन जिसमें पहला क्वेश्चन है एक कर्मक क्रिया वाला वाक्य है। तो पहला महर्षि वेदव्यास ने जय संहिता लिखी। गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा होता है? देखिए क्वेश्चन क्या है गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है चुनिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक वाला यमुनोर्मी। और संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है स्वर संधि, दूसरा होती है व्यंजन संधि और तीसरी कौन सी होती है? ये होती है आपकी विसर्ग संधि या कह सकते हैं तीसरी आपको कमेंट करके बताना है। ये अगला है या बज्जीवन पद में समास है। तो पहला हो जाएगा अव्ययी भाव समास क्योंकि देखिए इसमें या मतलब उपसर्ग आ रहा है, जितने भी उपसर्ग वाले पद होते हैं वो सारे अव्ययी भाव में चले जाएंगे। गलत संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। तो पहला हो जाएगा उद्धन उड्डयन, उद्धन डयन या उड्डयन। ओके। मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा। रेखांकित पदों में विशेषण का भेद इंगित कीजिए। तो इसका हो जाएगा दूसरा वाला पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला निम्न में से किस विकल्प में आपत्तिवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो तीसरा हो जाएगा दासरथी। ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो। रेखांकित पद में संज्ञा भेद इंगित कीजिए। ऊंचाइयां तो पहला हो जाएगा भाववाचक संज्ञा।
वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। तो इसका हो जाएगा तीसरा मना कामना। क्वेश्चन है योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है, रेखांकित पद में समास कौन सा होगा? कुशासन, इसमें आपका समास कौन सा होगा? ऑप्शन दूसरा वाला कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध विलोम युग्म है, तो तीसरा हो जाएगा सती का उल्टा, ये आपका अशुद्ध विलोम युग्म हो जाएगा। अगला है विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है, तो इसका हो जाएगा तीसरा धैर्यवत्ता। उत्कोच शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन दूसरा वाला घूस देने वाला। निम्न में से किस विकल्प में अविकारी पद नहीं है? तो सर्वनाम। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। रेखांकित पद का सर्वनाम भेद बताइए, आप क्या होगा, कौन सा भेद होगा? तो निजवाचक सर्वनाम। किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो चौथा अवधि। करेंगे पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन, जिसमें आया था पहला क्वेश्चन वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संघटक के स्तर में वृद्धि होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? तो चौथा हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों का युग्म का चयन करना है, तो चौथा हो जाएगा मिनी माता एवं फ्लूओरिसिस। क्लोरोफिल में पाई जाती है धातु कौन सी पाई जाती है? तो सभी को पता होगा, पहला मैग्नीशियम Mg। किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं? तो एंडोडेमिक। कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता है? तो चौथा हो जाएगा ऑक्सीजन। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी तो प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन करना है, तो तीसरा हो जाएगा ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। वर्ष 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 संबंधित है, तो पहला हो जाएगा संधारणीय विकास से। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? तो मानव। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है? तो कचरे को जला दें। सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य का सही क्रम है, तो दूसरा हो जाएगा पराबैंगनी दृश्य अवरक्त। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है? तो पहला हो जाएगा मशरूम। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा तो 55 डेसिबल होगी। जैव ने निम्न करणीय ठोस अवशिष्ट फेंकने के लिए A रंग के कचरेदान का उपयोग करते हैं, जबकि पुनः चक्रित करने योग्य अवशिष्ट V रंग के कचरेदान में फेंके जाते हैं। A एवं B को पहचानिए। तो चौथा हो जाएगा A इज ग्रेटर देन, मतलब A हो जाएगा हरा और V हो जाएगा नीला। वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है, तो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके अपशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? तो वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों से। निम्नलिखित में से कौन भौम जल स्तर को कम नहीं करता है? तो बढ़ती बर्फबारी। भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है, तो भारत की माउंटेन रेलवे। बायोमास के अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो बायोगैस। अगला है गलत चयन का कथन का चयन करना है कि इसमें गलत हो जाएगा वनीकरण एवं वनरोपण एक ही प्रक्रिया के उपयुक्त दो शब्द हैं, ये गलत हो जाएगा। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा है बांस। निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक संगठक को चुनिए, तो प्लवक।
यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? तो नीम। घरों में जलाऊ लकड़ी के अपूर्ण दहन से एक जहरीली गैस एक्स उत्पादित होती है। सांस द्वारा खींचे जाने पर गैसें एक्स रक्त में उपस्थित पदार्थ वाई से संयोजित हो जाती हैं और रक्त की गैस जेड को वहन करने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे श्वसन संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। एक्स, वाई एवं जेड को पहचानिए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका तीसरा वाला। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, हीमोग्लोबिन में जाएगा, फिर ऑक्सीजन में दिक्कत करेगा। जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य है दिल्ली। एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है तो खाद्य जाल। अगला है कॉलम 1 में दिए गए दिवसों को कॉलम 2 में दी गई तिथियों से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। पहला हो जाएगा, पहला देखिए विश्व एवं जल दिवस, इसका हो जाएगा 16 सितंबर। सॉरी, जल दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को, और 22 मार्च के बाद पृथ्वी दिवस है अगला लास्ट में, ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है सभी को पता होगा, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 25 मई। तो देखिए जल दिवस होगा आपका 22 मार्च, उसके बाद पृथ्वी दिवस आएगा वो जो हो जाएगा 22 अप्रैल, फिर जैव विविधता बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाएगा 22 मई। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है तो चौथा हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। का लास्ट क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन करना है तो दूसरा हो जाएगा नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व मिजोरम। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।